जी, आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? तो इससे पहले हम जानते हैं नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि दो वेरिएबल के दरमियान आपस के अंदर कोई रिलेशनशिप ना हो, उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इस सवाल में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर्स मीन इज जीरो। कोई दो पैरामीटर के आपस में उनका मतलब डाटा लिया और उनका जो मीन निकाला, तो मीन जीरो है। इसका मतलब है कि उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप नहीं है। द डिफरेंस इज ड्यू टू एरर एंड सैम्पलिंग, यानी मतलब उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो रिलेशन आया है वो सिर्फ सैम्पलिंग एरर की वजह से आया है। यानी सैम्पलिंग ठीक नहीं यूज हुआ, या जो रिसर्च टूल हमने यूज किया वो ठीक नहीं है, उस वजह से एरर आया है। वैसे एरर नहीं है। तो ये दोनों चीजें ही शो करती हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है कि आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है। जनरली दो वेरिएबल के आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से करके हम इसे लिखेंगे बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटेल मैंने मजीद दोबारा दे दी है इन दोनों पॉइंट्स की, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ह्यूमंस हैव द इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। इंसान जो है इसके अंदर इनेट एबिलिटी है कि ये जबानें सीख सकता है, ये बोलना सीख सकता है, ये लोगों की जबान को समझना और उसको समझाना सीख सकता है। कौन इस हवाले से बात करता है, किसने बात की है कि इंसान के अंदर लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी है? जी, प्याजे तो लैंग्वेज को जो है ना वो इग्नोर करता है। वो कहता है पहले थॉट आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। प्याजे लैंग्वेज के ऊपर जोर नहीं देता। सी तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो बीनी है वो उसने काम किया था उसके ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर। स्किनर बिहेवियरिस्ट है, उसने बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की थी। तो ये नॉम चॉम्स्की जो है, जो अभी तक आई थिंक जिंदा है, ये नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज लैंग्वेज के मुतालिक, मैंने कहा था स्पीच लैंग्वेज के मुतालिक जब भी सवाल आए तो आपने पहले वहां तलाश करना है कि क्या नॉम चॉम्स्की है। इसने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम किया है। तो बड़ी एक ना दुनिया की अथेंटिक मानी जाती है। आई थिंक आजकल जिंदा है, लेकिन बहरहाल अगर हो तो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि जिंदा है या 2-4 साल पहले मर चुका है, क्योंकि जिस दौर में मैं इसे पढ़ता था तब ये जिंदा था। अच्छा जी, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड नेचुरली अकरिंग चेंज इन ह्यूमन बीइंग आवर टाइम। वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं जेनेटिकली, यानी इंसान सीखता है, एक जैसे मिचोर हो जाता है बच्चा ना, कि जेनेटिकली वो बड़ा हो गया है एज के साथ, और वो जो है ना वो वक्त के साथ चेंज हो गया, तो क्या होगा? मेच्योरिटी होगा, लर्निंग होगा, डेवलपमेंट, कम्प्रीहेंशन। देखें, जब हम बात करते हैं ना जेनेटिकली, जेनेटिकली किसी शख्स का बड़े होना और टाइम के साथ वो होता है मिच्योरिटी, होता है मैचुरेशन होता है। ये जीन पियाजे ने इस हवाले से बात की थी और उसकी थ्योरी भी यही बेस करती है कि जैसे जैसे एक बच्चे की एज बढ़ती है, और देखो वो सोशल, vygotsky तो कहता था ना कि जैसे जैसे बच्चा सोशल होता है तो सीखता है, जबकि ये एज की बात करता है, कहता है जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे के अंदर जेनेटिकली चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, और वो ज्यादा जो है वो जहीन होना, चीजों को सीखना, चीजों के मतलब परसेप्शन का बदलना, चीजों की ऑटोमेटिकली लर्निंग होना, ये सारी चीजें वो मेच्योरिटी के अंदर काउंट की जाती हैं। चेंजेस वी डू थ्रू फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, वो तब्दीलियां जो हम बचपन से लेके अपनी डेथ तक आती हैं, यानी हम हमारी हमारे अंदर वो तब्दीलियां जो आ रही हैं, जो जब पैदा हुए थे तो उसके बाद से आ रही हैं, और हम आज तक सीख रहे हैं, और सीखने का ये अमल जो है वो डेथ तक चलता रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेवलपमेंटल बोलते हैं। यानी वो तब्दीलियां जो वक्त के साथ आती जा रही हैं हमारी शख्सियत के अंदर, उसे हम डेवलपमेंटल तब्दील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल बोलते हैं। इसके बाद है जी, रोक लीजिएगा अगर मैं मेरी स्पीड ज्यादा हो या सवाल की आपको समझ ना आई हो तो मुझे रोक ली, गाड़ी को स्टॉप कर लीजिएगा। अच्छा, थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन operant conditioning principle such as positive reinforcement, operant extinction and punishment। आपको यहाँ पे दो चीजें, दो तीन बातें नजर आ रही होंगी। एक होता है थेराप्यूटिक प्रोसीजर। थेराप्यूटिक प्रोसीजर ये होता है
कि जब हम किसी का इलाज कर रहे होते हैं ना, थेरापी कर रहे होते हैं किसी चीज कानून को, किसी इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर कोई साइकोलॉजी का असूल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये थेराप्यूटिक होता है। तो थेराप्यूटिक प्रोसीजर और किसके बेस कर रहा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर हम जो है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब उसके बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑपरेंट एक्सटिंक्शन, या कोई चीज खत्म कर रहे हैं उसके बिहेवियर में, तो पनिशमेंट दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होंगी? क्या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होगी, बिहेवियरल मैनेजमेंट होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, बिहेवियरल एक्टिवेशन ट्रीटमेंट होगा। देखिए यहाँ पे बात यह है कि ये जो सारी बातें हो रही हैं ये आ रही हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग किस में आता है? वो क्या किसके ऊपर काम करता है? बिहेवियर के ऊपर काम करता है। तो किसके ऊपर काम करता है? बिहेवियर के ऊपर काम करता है। कभी हम इसके अंदर बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में, कभी हम ऑपरेंट एक्सटिंक्शन कर रहे हैं, कभी हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो असल में जो हम काम कर रहे हैं, हम बिहेवियर की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बिहेवियर की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बिहेवियर को तब्दील कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीजें उसकी जो है वो हम कर रहे हैं किसी इंसान के ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग के असूल अप्लाई करके उसके बिहेवियर को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं। कभी पनिशमेंट दे रहे हैं, कभी रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, कभी एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। तो ये सारा काम ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में आएगा। जी क्लियर है? सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहता कि अगर मैं पूछता कि ये वाला काम किसने किया है, तो फिर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की तरफ जाते हैं। द एन इमोशनल स्टेट, इंसान की इमोशन की वो स्टेट कैटेगराइज बाय अप्रिसिएशन कंपेन्ड बाय फिजियोलॉजिकल अरोजल एंड फेयरफुल बिहेवियर। वो जो मुख्तलिफ चीजों की वजह से यकदम हमारी जो है बढ़ जाती है, यानी अरोजल का मैंने आपको बताया था। अरोजल कब होती है? जब टेंशन होती है। अरोजल ऐसे ही था ना। अरोजल हमने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ी थी। तो हमें एक खास लेवल चाहिए होता है मोटिवेशन का, उससे ज्यादा हो तब भी मसला, कम हो तब भी मसला। और अरोजल एंड फेयरफुल बिहेवियर, और हमारे अंदर जो बिहेवियर है फेयरफुल बिहेवियर, ये कौन क्या चीज होगी? ये एंजाइटी है, परेशानी है। ठीक है, ए है एंजाइटी, यानी वो हमारी तबीयत के अंदर यकदम ही कोई खौफ आ जाना, हमारे स्ट्रेस का बढ़ जाना, यानी हमारी अब स्ट्रेस की अगली फॉर्म एंजाइटी है, परेशानी है। ठीक है, और एंजाइटी और स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। स्ट्रेस हमें हर रोज होता है, हर रोज हमें जो है ना वो स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन ये प्रॉपर मर्जे हैं, और साइकोलॉजी की बहुत बड़ी ये मर्जे हैं। तो एंजाइटी यानी उसके क्या है? फेयरफुल बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर खौफ आ जाना, साइकोलॉजिकल अरोजल हो जाना, यानी साइकोलॉजिकली वो अरोजल, इस अरोजल के अंदर भी दोनों चीजें आ जाती हैं, मोटिवेशन कम हो गई या ज्यादा हो गई, ये चीजें एंजाइटी के अंदर आती हैं। ठीक है, अ प्रोसेस a process of reducing the waste amount of information, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम वेस्ट अमाउंट जो इंफॉर्मेशन, यानी हम डेली बेसिस पे बहुत सी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनमें से कुछ जो वेस्टफुल इंफॉर्मेशन है, जो फजूल हैं, उनको हम निकाल देते हैं। डेट कम फ्रॉम फिजिकल वर्ड, जो कि फिजिकल वर्ड्स की सूरत में होते हैं, थ्रू अवर सेंसेस, अपने सेंसेस के जरिए, टू अ मोर मैनेजेबल सेट ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड, के यानी हम जो है वो डेली बेसिस पे बहुत सी जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी उस सेंसेस की बुनियाद उनको, उनमें से जो फजूल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको निकाल देते हैं, और जो इंफॉर्मेशन काम की होती है उसको रख लेते हैं। तो इसको हम जो है वो एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता ये है ना कि आप तखयलात में जाते हैं। अब आपको जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मिली है, आप उसको अपने तखयलात जाते हैं, सोचो विचार करते हैं, फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं। ठीक है, अपना इंटेलेक्ट यूज करते हैं। सारी चीजें एब्स्ट्रक्शन में आती हैं ना, इंटेलेक्ट। अब ये सारी चीजें आप यूज करके उन इंफॉर्मेशन को साइड पे करते हैं जो वेस्टफुल होते हैं, और जो काम किया वो लेते हैं। मैंने ये सारी टर्म जो है, ट्रांसडेक्शन होता है, आपने कभी वो दिमाग का ढांचा देखा होगा, जो जहाँ पे समझाया गया होता है, तो वो बिजली की तरह इंफॉर्मेशन चल रही होती है, आ रही होती है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। यानी जब इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं दिमाग के अंदर, मुख्तलिफ शेप में हमें मिलती है। मैनिपुलेट करना, उनको चेंज करना, ठीक है, कंप्रीहेंशन। लेकिन हम उसको वेवफॉर्म को चेंज करने के लिए एब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कि इंटेलेक्ट का इस्तेमाल होगा, सिर्फ सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल ही नहीं होगा। ठीक है, ये वाली मैंने इसको यहाँ पे वजाहत कर दी है आपको, सारे ट्रांजेक्शन क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, एब्स्ट्रक्शन या कंप्रीहेंशन, इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं। उसके बाद है, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च।
एजुकेशनल रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल, या बोथ। देखिए मैंने आपको रिसर्च जब पढ़ाई थी तो मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैट भी पढ़ाई थी और इन्फ्रेंशियल स्टैट भी पढ़ाई थी। डिस्क्रिप्टिव जिसमें हमने मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टाइल, कर्टोसिस, ठीक है, इन चीजों के हवाले से हमने बात की थी, रेंज। और जबकि जब हमारे आती है इन्फ्रेंशियल, उसके अंदर हम डिफरेंट तरह के टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। इन्फ्रेंशियल में क्या कर रहे होते हैं, हम टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, ये टी टेस्ट, स्केयर, काई स्केयर टेस्ट, एनोवा, मेनोवा, मैनकोवा, एनकोवा, ठीक है, इस तरह मैन विटनी, मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा, हम दोनों चीजें, ये भी यूज करते हैं, ये भी, यानी ये बोथ ए एंड बी दोनों तरह का डाटा रिसर्च के अंदर यूज होता है। A set of questions asked and filled by the interviewer in a face-to-face situation with another person is called set of question, कि जिसके अंदर, यानी set of question asked, set of question है जो पूछे गए हैं in the interviewer। अब ये आप कोई क्वेश्चनियर की सूरत में नहीं लिए जा रहे हैं, आपको कोई चेकलिस्ट नहीं दी जा रही, बल्कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है। एक आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यूअर जो है वो, उसके पास सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसका मतलब है क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसके पास, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे इंटरव्यू जहां पे हमारे पास सवाल अगला बंदा पूछ रहा हो और सेट ऑफ क्वेश्चन उसके पास ऑलरेडी हैं, वो क्वेश्चन जो हमसे वो पूछ रहा है, ये ले रहा है, जो बातें फिल करवा रहा है हमसे, तो ये होता है शेड्यूल इंटरव्यू होता है। क्या होता है, ये शेड्यूल इंटरव्यू होता है, ठीक है। यानी जहां पे इंटरव्यू हो रहा है, ये चेकलिस्ट तो होती है कि एक ऐसी शीट जिसके अंदर आप जस्ट टिक करना होता है, यस नो करना है, जो भी आप टिक करते हैं, हाँ ये भी है, ये भी है, तो एक एक चार्ट सा होता है। क्वेश्चनियर वो होता है जो आप रिटर्न की सूरत में होता है और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी का रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। जबकि हम शेड्यूल होता है कि एक इंटरव्यू जो है, जो शेड्यूल इंटरव्यू, जिसके अंदर प्रॉपर सवाल जो है वो अगले बंदे के पास लिखे होते हैं और शेड्यूल इंटरव्यू कर रहा होता है, तो वो ये होता है, ठीक है। मेरी मेरी जो सोच है उसके मुताबिक शेड्यूल है। मैंने भी इसको चेक किया था, वेरीफाई किया था, मैंने किया था इसको, आप मजीद इसको कीजिएगा। तो इसका शेड्यूल बनता है। चेक लिस्ट होता है कि अब चेक लिस्ट में होता है, टेक करने वाली बात ही होती है, फिल ही करना होता है, लेकिन लफ्ज इंटरव्यू जो है ना वो चीजों को थोड़ा तब्दील करता है। ये मैंने इसको मजीद जहाँ पे एलेबोरेशन भी कर दिया है कि इनके अंदर शेड्यूल, चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर के अंदर आपस में क्या क्या फर्क होगा। The term behavioral intervention refer to strategies used to, बिहेवियर इंटरवेंशन से क्या मुराद है, इंटरवेंशन घुस जाना या कोई असर करना, तो इनहांस फिजिकल मोबिलिटी, के बिहेवियरल जब इंटरवेंशन होगी तो हमारी फिजिकल मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। या इम्प्रूव हमारी विजुअल परसेप्शन, हमारे देखने की सलाहियत बढ़ेगी। या एड्रेस चैलेंजिंग बिहेवियर अडॉप्टिव स्किल, के बिहेवियर से के अंदर जो तब्दीली होने से, बिहेवियर के अंदर मदाखलत से हमारे हमारे अंदर ये, यानी चैलेंजिंग बिहेवियर जो है वो उनको साथ हम डील कर सकेंगे और स्किल्स को अडेप्ट कर सकेंगे। या इनहांस कॉग्निटिव या बिहेवियरल इंटरवेंशन, जो इससे हमारा दिमाग बढ़ता है। तो देखिए जब भी हमारा बिहेवियर इंटरवेंशन होगी, किसी चीज के मुतालिक बिहेवियर का इंक्रीज होना, किसी चीज के मुतालिक बिहेवियर के डिक्रीज होना, बिहेवियर को कोई चीज मोटिवेट करेगी, हम उस वक्त इस काबिल होंगे कि हम अपने जो है वो चैलेंजिंग बिहेवियर को टारगेट कर सकें, उनको चैलेंज कर सकें और नई स्किल्स वगैरह सीख सकें। ये थोड़ा ज्यादा सूटेबल, मुनासिब लग रहा है कि बिहेवियर हमें चेंजिंग इंटरवेंशन से हम पॉजिटिविटी या कि अच्छे साइड पे जा रहे हैं अपने बिहेवियर को चेंज करके। मजीद मैंने इसको वजाहत यहाँ पे कर दी हुई है। द केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ, केस स्टडी जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है, जिसके अंदर हम किसी चीज के मुतालिक डीप गहराई के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो सिंगल इंडिविजुअल होगा, ठीक है। बंद ग्रुप भी सकता है, ये इस तरह के सवाल एक पहले भी रिपीट मैं करवा चुका हूं, चूंकि ये वाला तो मेरा सवाल पेपर का है जो अभी आप एसएसटी पेपर हुआ है। तो इसका जो है ना जब हम डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो हमारा उस वक्त टारगेट है किसी एक कोई एक सिंगल एंटिटी होती है, कोई सिंगल कंपनी हो गई, कोई सिंगल पर्सन हो गया, तो हम सिंगल एंटिटी के ऊपर उसकी डीप गहराई के अंदर जा रहे होते हैं। अब ग्रुप है तो ग्रुप, जब इंसानों के ग्रुप होते हैं ना, तो हर इंसान मुख्तलिफ सोचता है, फिर हमारी वो डीप स्टडी किसी एक चीज के ऊपर नहीं होगी, फिर हर हर बंदे को हमें इंडिविजुअली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो ज्यादा इसका सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा सूटेबल आंसर है।
डैश टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डजंट मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन। कौन सी रिसर्च है जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं करती, यानी एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताती हाँ जी अगले 10 सालों में ये होने जा रहा है, हमें फला ये हो जाएगा, ये बात नहीं करती, बल्कि वो हमें डाटा तो दे रही है, वो डाटा तो दे रही है, करंट सिचुएशन के बारे में बता रही है, लेकिन मुस्तकबिल की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता हूँ ना, तो मैं दो चीजें आपस में मिलाता हूँ, एक नई चीज मेरे पास बन के आ जाती है। अब वो मैं कोई और बंदा भी मिलाएगा तो वही चीज बनेगी, या मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कोई करे या ऐसा ही होगा। लेकिन जिसके अंदर हम नहीं कर सकते प्रेडिक्शन, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। डाटा तो हम ले लेते हैं, डाटा हम ले लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं, रिजल्ट हमने दे दिए, लेकिन अगली दफा वो रिजल्ट जो इंसानों के साथ हैं, डाटा लेने के साथ हैं, कुछ टाइम के बाद बदल सकते हैं, और प्रेडिक्शन हो सकता है हमारी उलट हो जाए। तो जो एग्जैक्ट जो सही प्रेडिक्शन हमें नहीं देती, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं देती, बस वो करंट इंफॉर्मेशन जरूर देती है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टेक्निक। कौन सी, जो जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है। देखें, जब हम टेस्ट बना रहे होते हैं, टेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका सारी चीजें ही आती हैं। हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, यूजिबिलिटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं। ये सारी चीजें ही एक अच्छे टेस्ट के लिए जरूरी होती हैं कि वो यूजेबल भी हो, यानी उसको लेना भी, बनाना भी, सारा कुछ इंटरप्रेट करना भी आसान हो, ऑब्जेक्टिविटी अपने मकसद के ऊपर भी पूरा उतर रहा हो, रिलायबिलिटी भी हो उसकी होनी चाहिए, वैलिडिटी। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है, जो जो यहाँ पे इनमें से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। अगर तो ऑल ऑफ दीज होता ना, तो मैं ऑल ऑफ दीज की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पे अब बताना है कि अब हमारी जो रिलायबिलिटी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो कितना रिलायबल है, कितना कंसिस्टेंट है, कितनी वो जो है ना, वो अपने एग्जैक्ट उस चीज को टारगेट कर रहा है, उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है जो चाहिए। और रिलायबिलिटी यानी इसके अंदर ज्यादा रहेगा। बाकी अगर टाइम ज्यादा ले लेता है तो भी कुछ ना कुछ गुजारा चल जाएगा। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, डैश वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टूल अपेयर्स टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ठीक है, व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। सर जी इंग्लिश जाने दीजिए और सवाल की तरफ आइए। अच्छा, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट, सर गलत बता रहे हैं बिलाल साहब। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टूल अपेयर टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। अब ये तो हमें जो है ना, वो डेफिनेशन तो वैलिडिटी की है, नो डाउट के, व्हाट सपोज टू मेजर। अब मुझे ये बताएं, अपेयर की बात हो रही है, किसी चीज के जाहिर की बात हो रही है, टूल अपेयर्स। मैं कहता हूं बच्चों, आपका कल टेस्ट होगा, और उसके अंदर बच्चों मैं आपसे जो सवाल करूंगा ना, वो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अपेयर। अब मैंने कल अगले दिन टेस्ट लिया है, तो वो उस तरह अपेयर नहीं हो रहा जिस तरह मैंने बताया था, यानी उसकी टेस्ट की अपेयरिंग उस तरह नहीं है। मैंने शॉर्ट बताए थे, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए हैं, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज दे दिए हैं। अब ये अपेयर वैसा नहीं हो रहा जैसे मैंने बताया था, तो ये फेस वैलिडिटी है। ठीक है, ये क्या है, फेस वैलिडिटी के अंदर हम अपेयरेंस की बात करते हैं। डैश कंस्ट्रक्ट का सवाल आगे आ रहा है एक, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट के हवाले से हम बात करते हैं। डैश इज द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप डेट कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन को, उनको इंटरप्रेट करते हैं अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन आर ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस ऑफ जजिंग इट्स इफेक्टिवनेस। अब जो कीवर्ड मिला है ना, मुझे मुझे सारे सवाल की समझ ना आए, लेकिन जो मुझे ये जज का बाद मिल गई है ना, तो जज उसको कहते हैं जहां पे हम एवेल्युएशन करते हैं, लास्ट स्टेप के ऊपर हम जज कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। डिसीजन होता या जजमेंट होता, इन दोनों की बुनियाद पे मैंने कहाँ पे चले जाना था, मैंने एवेल्युएशन की तरफ चले जाना था। रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनेयर इन द सेम ग्रुप ऑन टू सेपरेट क्वेश्चंस ओकेजन्स, सॉरी। अब इसकी मैं आपको इस हवाले से बताऊं। रिलायबिलिटी जब हमने की थी, तो रिलायबिलिटी के अंदर हमने 4 टाइप की थी, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, फिर हमने दोनों को इकट्ठा किया था, टेस्ट रिटेस्ट एंड
पैरेलल फॉर्म वाली थी, और लास्ट में था वो जो था सप्लेट सप्लेट हाफ वाला था, और उसके अलावा था वो चार जो मुख्तलिफ मुश्किल से नाम है, हुडा रिचर्डसन मेथड था, ठीक है, वो हमने की थी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ बात कर रहा है एस, दो टेस्ट लेने हैं आपने, टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनियर, एक ही ग्रुप से, दो टेस्ट एक ही ग्रुप से, और सेपरेट ओकेजन में, मुख्तलिफ टाइम के अंदर। एक टेस्ट आज मेरे पास, एक क्लास है, एक टेस्ट आज लेता हूँ, एक टेस्ट कल लेता हूँ, और दो टेस्ट मेरे पास हैं, तो ये वाला हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होता है। इसमें अगर पैरेलल फॉर्म में जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम दो डिफरेंट टेस्ट लेकिन सेम, उसकी कंप्लेक्सिटी लेवल सेम होगा, और उस तरह हम लेते हैं। ये खैर ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इसकी है। यहाँ ये आगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वाला आ गया।